नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, यानी एक ऐसी बीमारी जिसके लिए देश भर में जागरूक किया जाता है, विश्व भर में जागरूक किया जाता है कि कैसे इस बीमारी से लड़ा जाए। और ये इस बात की जानकारी दी जाती है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कई अन्य बीमारियां जो तेज़ी से इस समय बढ़ती जा रही हैं, उन्हीं में से एक बीमारी है जो लगातार बढ़ रही है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ वृद्धों में नहीं बल्कि अब यंग जनरेशन में भी आमतौर पर देखने को आ रही है। क्या ये बीमारी है, किस तरह से इस पर रोकथाम की जा सकती है, क्या इसको लेकर कौन कौन से इलाज संभव हैं भी या नहीं, बहुत सारी मिथ्स भी हैं इसके इलाज को लेकर। इन तमाम बातों पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विकास पादा। ये सीनियर कंसल्टेंट हैं ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट, और इस समय ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कटरा में काम कर रहे हैं वहाँ पर। डॉक्टर विकास पादा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जेके अपडेट के सभी दर्शकों को प्रणाम और वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, अभी मैं जिस तरह से बात कर रही थी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये बीमारी क्या है, क्यों है, किस तरह से ये फैलती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इस समय फैल रही हैं और ये भी एक तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है। सबसे पहले जो कि आमतौर पर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या। आमतौर पर हम इसे आम भाषा में देखें तो ये हड्डियों का या जोड़ों का दर्द है। आखिर ये बीमारी है क्या, अगर विस्तार से इसको जानने की कोशिश करें तो। आर्थर का मतलब होता है जोड़, जॉइंट, और आइटिस मीन्स सूजन, इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटिस है जोड़ों की सूजन। तो आर्थराइटिस कोई एक बीमारी नहीं बोलूँगा, जैसे बुखार है, फीवर, इसको हम बीमारी नहीं बोलते, ये एक सिम्टम है ना। इसके वायरल भी है कॉजेज, बैक्टीरियल भी हैं और जो भी हैं। ऐसे ही जोड़ों की सूजन भी एक बीमारी नहीं है, इसके भी डिफरेंट कॉजेज हैं और डिपेंडिंग अपॉन कॉजेज इसको हम अलग अलग उसमें टाइप्स में बांटते हैं। तो ये सिंपल एक चीज़ नहीं है, दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ मैनी डिजीजेस। तो इसमें जो ब्रॉडली मैं बताऊंगा, एक तो हमारी जो एज के साथ जो होता है, वेयर एंड टेयर के साथ जो जोड़ घिस जाते हैं, उसको तो हम डीजनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं या ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। ये तो हमें पता है नेचुरली जब हम 60-70 की एज में पहुंचते हैं, वो भी आप थोड़ा सा प्रीपोन हो गया, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो ये जोड़ घिसते हैं वेयर एंड टेयर की वजह से, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारी बोन्स के एंड्स की, वो खत्म हो जाती है। जैसे आम भाषा में बोलते हैं ग्रीस कम होना, तो जैसे हम घुटनों की लेते हैं एग्जांपल, तो वैसे ये होता है, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन एक तरह की जो यंगस्टर्स में होने वाली आर्थराइटिस, जो इवन बच्चों में भी होती है, वो होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसमें कि सूजन एक बहुत बड़ा इशू है और उसके भी अलग अलग कॉजेज होते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी, जिसको हम गठिया बोलते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आपने नाम सुना है, तो ये फीमेल्स में जैसे 30 to 40 के एज ग्रुप में कॉमन होती है। जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, वो बच्चों में होती है। इसी तरह इन्फेक्शंस के कारण भी आर्थराइटिस हो सकती है, जिसमें पायोजेनिक, जैसे न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनमें भी आपको कभी लगा कि जोड़ों में पस हो गई, जिसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, अगर वो जॉइंट इन्वॉल्व कर ले तो उसको ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस बोलते हैं। तो आर्थराइटिस इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस, नॉट जस्ट वन एंटिटी। तो जोड़ों की सूजन और उसके बाद जो उसमें कोई डैमेज होता है, जो चेंजेस आती हैं, वो सब इसमें आर्थराइटिस के अंडर आता है। तो इसलिए इसका टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब हम 60, 70, 50 के ऊपर आते हैं तो हमारे पास पेशेंट्स खुद ही आ जाते हैं कि हमें घुटनों में प्रॉब्लम होने लगी है, डॉक्टर साहब देखिए क्या है। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, इसको डायग्नोज करना है, इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि इसको ये एक थोड़ी सी जिसको बोलते हैं ना फल्मिनेंट आर्थराइटिस होती है, जो एक सीवियर टाइप की होती है। ये अगर डायग्नोस नहीं होगी, टाइम पे डायग्नोसिस नहीं होगा, तो ये डैमेज कर सकती है जॉइंट को परमानेंटली। तो उससे बचने के लिए हमें इसका टाइमली डायग्नोसिस, फर्स्ट इसकी अवेयरनेस, जो हम आज का डे कर रहे हैं और आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमें इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का, आपको बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ताकि जब उनको लगे कि हमें कोई इस तरह के सिम्टम्स लग रहे हैं, हम जाके उसका इलाज और डायग्नोसिस टाइमली कराएं और टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं। ये तो हमारे
व्यूवर्स ने देखा कि बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की आर्थराइटिस हैं और इनके बारे में क्या क्या लक्षण जो हैं आमतौर पर देखते हैं, किन में ही हो सकते हैं। और आमतौर पर हम यही समझते थे कि शायद या तो ये बुजुर्ग लोगों में होते हैं या फिर अब चूंकि हम देख रहे हैं कि यंग जनरेशन में भी ये दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी ये इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। और महिलाओं में तो आमतौर पर डॉक्टर साहब ये चीज़ें आमतौर पर दिखती हैं। हम देखते हैं कि 30 के बाद शायद ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो इस बीमारी से जूझती हैं और लगातार चूँकि उन पे वर्कलोड काफ़ी रहता है, उसके बावजूद वो इस प्रॉब्लम से रहती हैं। लेकिन एक चीज़ और, एक बड़ा सवाल इस समय ये है कि जिस तरह से जो लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है उसमें पहले तो ठीक है बुज़ुर्गों तक ये थी, चूँकि एक एज उन्होंने लंबा टाइम अपना स्पेंड किया है, लेकिन जो लाइफस्टाइल इस वक्त यंग जनरेशन का है, अगर यंग जनरेशन को ये बीमारी होती है तो भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में दिखता है, वो देश का ही नहीं बल्कि युवाओं का भी। तो किस तरह से ये लक्षण युवाओं में किस तरह से पहचाने जाएं और वो क्या करें इसके लिए कि वो इस बीमारी से अपनी दूरी बनाए रखें? देखिए, यंगस्टर्स में मैं दो तरह का ही बोलूँगा। जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो उसमें आपने ये देखना है कि आपको अगर जोड़ों में दर्द हो रही है, जोड़ों में आपकी स्टिफनेस आ रही है ना। नॉर्मली क्या होता है कि हमें छोटी मोटी जैसे वेयर टेयर से कोई दर्द होगी वो थोड़े दिन में सेटल हो जाएगी। अगर आपको एक ऐसा सिम्टम्स दिख रहे हैं कि आपको पेन सेटल नहीं हो रही है और जब आप खास करके रेस्ट के बाद परसिस्ट कर रही है या बढ़ती है, या सुबह जब आप सो के उठते हो तो जॉइंट की पेन और स्टिफनेस ये रह रही है, कंटिन्यू कर रही है और बढ़ रही है और कंटिन्यूस मोर देन 30 मिनट्स, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। दीज आर रेड फ्लैग साइंस फॉर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। तो आपको एक क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजिशियन या रिमेटोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप करवाना है। तो ये आपको देखना है। दूसरा इसमें जो मैं बताऊंगा, ये इन्फ्लेमेटरी तो एक साइड रही कि जो कुछ मतलब लोगों में पाई जाती है कुछ परसेंटेज में, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं और काफ़ी फैक्टर्स आते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी होती है। लेकिन जो दूसरी जो मैं आज की लाइफस्टाइल से जोड़ के देख रहा हूं, जो डीजनरेटिव या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसकी मैंने बात की कि 50, 60, 70 के बाद दिखती थी, आज की जो युग है प्रेजेंट एज में 30s, 40s में दिखना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल सेडेंट्री हो गया है, मैकेनिकल। क्योंकि आगे तो हमने जैसे टीवी हमारे बचपन के टाइम में जाके उसको मरोड़ते थे टीवी के पास जाके, अब तो रिमोट है। तो अब हमने कोई ब्रेड लेने भी जाना तो हम स्कूटी पे बैठ के जाएंगे, चल के नहीं जाएंगे या साइकिल भी नहीं चलाएंगे। तो इस तरह से हमारा लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल हमने बॉडी को यूज़ करना बंद कर दिया है। एक इसके दो इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो हम जब कम यूज़ करते हैं बॉडी को तो एक तो हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है, उसमें मैं जंक फूड और ये इस तरह की फूड हैबिट्स जो आ गई हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल है जिससे कि ओबेसिटी आ रही है। दूसरा, जब हम बॉडी को यूज़ नहीं करते तो हमारे जो मसल्स हैं कमज़ोर हो जाते हैं। जो मसल्स हैं इनको मैं, जैसे हम VIP लोग बॉडी गार्ड रखते हैं तो मैं मसल्स को जॉइंट्स का बॉडी गार्ड बोलता हूँ, क्योंकि मसल्स स्ट्रांग होंगे तो ये जॉइंट्स पे स्ट्रेस नहीं आने देंगे। तो जब हम मैकेनिकल काम नहीं करेंगे, खुद चल के नहीं जाएंगे, मैनुअल वर्क नहीं करेंगे तो ये मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसमें डिसयूज एट्रोफी जिसको हम बोलते हैं, ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो यही रीज़न है कि जब मसल्स कमज़ोर हैं, हम एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। हमारे यूथ जो जैसे IT सेक्टर में कोई काम कर रहा है तो सुबह जाते हैं, ना सनलाइट का एक्सपोजर है, ना कोई बहुत कम है जो जिम भी जाएंगे या कुछ इस तरह हेल्थ कॉन्शियस है। मेजॉरिटी में बस बैठे सिटिंग जॉब है, फिर वापस आए, सो गए, उठ के फिर चले गए। मतलब इसी तरह की लाइफ है, ना चलने का टाइम है ना ही कोई एक्सरसाइजेस का टाइम है। तो उसमें मसल्स कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो प्लस वेट बढ़ता जा रहा है। दोनों एडवर्स फैक्टर्स हैं। ये जो आर्थराइटिस 60s 70s में दिखती थी 30s 40s में आना शुरू हो गई है, और दिस इज़ अलार्मिंग क्योंकि ये मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। जो यंगस्टर्स हैं और अभी से अगर इस तरह की दिक्कत आएगी तो आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बुढ़ापा कैसे रहने वाला है। तो इसलिए इसमें यही अवेयरनेस है कि एक तो अपना बॉडी वेट कंट्रोल में रखें, अपने फूड हैबिट्स बिल्कुल हेल्दी रखें। फ्राइड और ये सारा ओकेजनल ठीक है, जंक फूड, बट रूटीन में बिल्कुल बंद। दूसरा, एक्सरसाइजेस, अपनी बॉडी को यूज़ करें, मसल्स की एक्सरसाइजेस करें, मसल्स को स्ट्रांग बनाएं। मसल स्ट्रांग रहेंगे, आपके जॉइंट पे लोड नहीं पड़ेगा, आपके जॉइंट पे लोड नहीं पड़ेगा तो जॉइंट जल्दी घिसेगा नहीं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, इसके लिए डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं। और हम भी चाहते हैं हमारे पास वर्कलोड कम हो, हम भी आराम करें। तो चूँकि डॉक्टर पादा को अगर आप इनके सोशल मीडिया पेजेस पर
देखेंगे तो बहुत सारे इनके पेशेंट्स ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स इनकी मैक्सिमम सक्सेसफुल रहती हैं और पेशेंट्स का यही कहना है कि अगर सही टाइम पर सही डॉक्टर और सही इलाज मिल जाए तो कोई भी बीमारी जो है वो जल्दी ठीक हो सकती है। डॉक्टर पादा, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि कई बार रिप्लेसमेंट की सजेशन दी जाती है, ठीक है आप केयर कर रहे हैं टाइमली तो ठीक है, लेकिन अगर टाइमली केयर नहीं हुई और वो प्रॉब्लम वर्स हो गई तो फिर रिप्लेसमेंट की बात की जाती है। बहुत सारे मिथ्स हैं इन चीज़ों को लेकर कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहता है ज़्यादातर, या फिर लंबी रेस्ट जो है वो कही जाती है और महिलाएं खासकर लंबी रेस्ट से ज़्यादा कतराती हैं क्योंकि पूरा वर्कलोड, पूरा घर उनके सर पर रहता है। तो ये जो छोटी छोटी मिथ्स हैं इनके इसकी इलाज को लेकर, इनकी रिप्लेसमेंट सर्जरी जब होती है तो वो मिथ्स मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को इस समय हम दूर कर पाएँ या उन्हें बता पाएँ कि आखिर सच है क्या। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ने जो आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है उसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया है और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सर्जरी बीइंग डन इन द वर्ल्ड टुडे। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सबसे सक्सेसफुल और सबसे कॉमन सर्जरी आज वर्ल्ड ओवर। सक्सेसफुल है इसीलिए कॉमन है। तो इसमें पहली बात ये लोगों को कि इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, आंखों देखी पे विश्वास करें, क्योंकि बहुत से भ्रम, जैसे मैं किसी को भी एडवाइस करता हूं जब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, तो उनको एक ऐसे डर जैसा आ जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सी नेगेटिव चीज़ें सुनी होती हैं और हमें भी शौक होता है गप्पों में वेरीफाई करते नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चली होती हैं चीज़ें तो वो फैलती रहती हैं। तो उससे जो जिनको रिप्लेसमेंट की सर्जरी वाकई में रिक्वायर्ड है वो भी डरते हैं इसको कराने से। तो दिस विल बी ए ग्रेट सर्विस, डिससर्विस टू दिस पीपल। और अगर हम राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो बहुत बड़ी सर्विस है। तो इसमें पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, दिस इज़ फॉर एंड स्टेज आर्थराइटिस। लास्ट स्टेज, जब लास्ट स्टेज क्या होती है, जब आपका जॉइंट जो है वो डैमेज हो चुका है, उसकी कार्टिलेज डैमेज हो गई है, उसके डिफॉर्मिटी आ चुकी है, टेढ़े हो चुके हैं। आपने नी जॉइंट देखा होगा कि बुजुर्ग ऐसे टेढ़े होकर चलते हैं जैसे बतख की तरह चाल हो जाती है, डक लाइक गेट हो जाती है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एंड स्टेज। उसमें एक तो डिफॉर्मिटी है, चलने में डिफिकल्टी है, पेन एक्सट्रीम हो जाती है, वो 2 कदम नहीं चल सकते और उनको लगता है कि अब दर्द की दवाई रोज ऑलमोस्ट तीसरे दिन या रोज खानी पड़ सकती है। दैट इज एंड स्टेज आर्थराइटिस। अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं, क्योंकि ये सर्जरी ऐसी है कि कॉस्टली है, इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हैं और बड़ा तरह के एलिमेंट्स मेडिकल प्रोफेशन में भी हैं, तो वो इसको मिसयूज़ भी करते हैं, ओवर सेल करते हैं जिसको हम बोल रहे हैं अपनी भाषा में। तो उसमें जो लोगों को नहीं भी करवानी चाहिए वो करवा लेते हैं। तो फिर उनको लगता है कि यार मैं इतनी बड़ी ऑपरेशन करा भी लिया, हमें कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, तो वो लोग फिर इसकी नेगेटिविटी करते हैं। देखिए, इसमें पेशेंट सिलेक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एंड स्टेज आर्थराइटिस जिसके मैंने बोली बात। दूसरा, इसमें जो है आर्थराइटिस का आपने सारे जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस आपने एग्जॉस्ट करनी है। अगर उससे फ़ायदा नहीं होता देन यू हैव टू गो फॉर दिस। तीसरा, बॉडी में जो सिस्टम है बाकी के, मैंने बात की मसल्स की, आप उस पेशेंट में अगर नी रिप्लेसमेंट कर दोगे जिसके ना मसल्स काम कर रहे हैं, जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसका लिवर खराब है, किडनी खराब है, जो आगे ही नहीं चलता, तो उसको करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें एग्जांपल मैं दूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एग्जांपल दी जाती है क्योंकि उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। उनके बेस्ट सर्जन डॉक्टर रनावत इज़ बेस्ड एट यूएस, उन्होंने उस टाइम 1905 के अराउंड उनकी सर्जरी की। वॉज द बेस्ट पायनियर हैं वो वर्ल्ड ओवर में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में, उनके हाथों हुई है, लेकिन नहीं सक्सेसफुल हुई क्योंकि कैंडिडेट सिलेक्शन वाज नॉट गुड, उनको बाकी बहुत प्रॉब्लम्स थी, है ना। अगर ऐसे लोगों में आप करोगे तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों में करना है जिनके बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट हेल्दी है, ऑप्टिमम है, और नी की वजह से वो नहीं चल पा रहे और नी की प्रॉब्लम ही उनकी मेन प्रॉब्लम है। जब उनकी रिप्लेसमेंट करेंगे तब उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसमें पेशेंट सिलेक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा, एक कहाँ पे करवानी है, एक अच्छे सेटअप में, एक अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पे डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए हो, जैसे नारायणा हॉस्पिटल कटरा में है। 2016 से ये हॉस्पिटल चल रहा है और 2016 से यहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं। मैं 2017 से पिछले 5 साल से यहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट्स कर रहा हूँ। 100s में हमने की है और सक्सेसफुल की, क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर जहाँ हम सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करते हैं, वहाँ पे पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। लैमिनर एयर फ्लो वाला ऑपरेशन थिएटर है। हमारे पास ICU का सेटअप है। जब हम पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया और केयर के लिए हम उनको ICU में रखते हैं 1 दिन के लिए, तो वहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं, कोई पेन तक नहीं होने देते, तो वो हमारे पास है।
हर कोई स्पेशल, क्योंकि ये ओल्ड एज में ज़्यादातर सर्जरी होती है, तो किसी ना किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, किसी को स्टंट पड़ा हुआ है, तो उन सबको भी देखने के लिए सुपर स्पेशलिस्ट हमारे पास एक ही रूफ के नीचे सारे अवेलेबल हैं। कार्डियोलॉजिस्ट भी है, नेफ्रोलॉजिस्ट भी है, एक इंटेंसिविस्ट भी है, एक डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी की भी टीम है। और जो ये लोग सोचते हैं कि रिप्लेसमेंट के बाद 6-6 महीने लेटना पड़ता है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट डे या कहीं पे अगर एनेस्थीसिया लाइट है तो सेम डे भी पेशेंट को खड़ा करके हम उसी दिन एक्सरसाइज करा के नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग डेफिनेटली उनको चलाते हैं। एक्सरसाइजेस शुरू हो जाती हैं, कोई लेटना नहीं पड़ता, महीने भर के लिए कोई सपोर्ट लेनी पड़ती है या वॉकर या स्टिक, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट चलते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने अच्छी जगह से और टाइमली और अच्छी इंडिकेशन में, मतलब जिनको रिक्वायर्ड थी उन्होंने करवाई, अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि इसका कितना फ़ायदा है। लेकिन जिन्होंने इसके बिना करवाई है, कहीं छोटे मोटे हॉस्पिटल में करवा ली जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी, इन्फेक्शन हो जाता है, या जहाँ पे उनको गाइड नहीं किया गया कि एक्सरसाइज के बारे में, फिजियोथेरेपी के बारे में, कुछ लोग नहीं मिसगाइडेड रहते या बाहर जाते हैं, फॉलोअप नहीं करवाते। तो इसमें मैं साथ में भी ये भी ऐड करूँगा कि अर्लियर दिस वाज कॉल्ड अ सर्जरी ऑफ एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि 2.5-3 लाख की एक सर्जरी एक कॉस्ट पड़ती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की खुशकिस्मती में कहूँ कि इस टाइम यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना चल रही है, और ये हमारा हॉस्पिटल नारायणा हॉस्पिटल कटरा इसमें इम्पैनल्ड है। 2.5 से 3 लाख की सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 2 साल से, जब से हमारा हॉस्पिटल इम्पैनल हुआ है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। गरीब लोग, जो लोग कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन लोगों ने भी करवाई ये सर्जरी। और मैंने ऐसे कर दिए वाकई में जिनको की ज़रूरत थी और कभी नहीं करवा पाते लाइफ लॉन्ग अगर ये योजना नहीं होती। तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमें फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं लेना पड़ेगा इसका, हमें सरकार इसका खर्चा दे रही है, तो हम फिर भी ना कराएं। और जो बाहर भागने की दौड़ है, वो भी मैं कहना चाहूँगा, बाहर जाके बड़ी परेशानी होती है, फॉलोअप नहीं हो पाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाए आपको फिर भागना पड़ता है, 100 प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अपने यहाँ हमारे पास एक अच्छा सेटअप बना हुआ है, पिछले 6 साल से चल रहा है, और वी हैव डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर फॉर दैट। मैं अपील करूँगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है जब तक ये कार्ड चल रहा है, जब तक ये योजना चल रही है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। और ख़ासकर मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, जो दूर दराज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो लोग ज़रूर आके इसका फ़ायदा उठाएं। अमीर तो कभी भी कहीं भी इलाज करा ले, वो बॉम्बे जाके भी करा लेगा, दिल्ली जाके भी करा लेगा, लेकिन जो मेंढर का है, पुंछ का है, जो बनी का, लोहाई मलार का है, जो डूडू बसंतगढ़ का है, उसके लिए ये गोल्डन चांस है। मैं सबसे अपील करूंगा उन लोगों तक जिनके घुटने टेढ़े हो गए हैं, जो चल नहीं पाते हैं, अब उन तक ये खबर पहुंच जाए कि बिना पैसा खर्च के गोल्डन कार्ड लेके आइए, हम आपका इलाज यहाँ पे मुफ्त करेंगे, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट। तो ये एक मैं सुनहरा, और इस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिनको ये सर्जरी रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने क्राइटेरियाज बताए, उनको लगता है एक बार ज़रूर चेकअप कराएं। अगर वो स्क्रीनिंग में लगता है उनको होनी चाहिए, तो इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। इससे ज़्यादा अच्छा मौका मुझे नहीं लगता किसी को मिलेगा। तो वो तमाम दर्शक जो इस समय देख रहे हैं, जिन्होंने हमें सुना, वो उन्होंने ये जान लिया होगा कि ये सर्जरी क्या है, क्यों होती है, क्यों ज़रूरी है, किन पेशेंट्स में ये करवानी चाहिए, आर्थराइटिस क्या बीमारी है, इसके लक्षण क्या हैं, और क्यों ये तेज़ी से अब फैलती एक बीमारियों में से एक होती जा रही है। यंग जनरेशन में क्यों है, उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको पूरी जानकारी दी कि लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलिए। आपका लाइफस्टाइल बिजी ज़रूर है, लेकिन आप अपने शरीर के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ सालों के बाद अगर वही वक्त आपको अस्पताल में गुजारना पड़े, तो उससे बेहतर है कि आप अपने लाइफस्टाइल में से थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने शरीर को थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए। और जिस तरह से नारायणा हॉस्पिटल लगातार जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, उन्हें एक बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ बेस्ट जो है वो ट्रीटमेंट दे रहा है, बेस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, तो आप कभी भी इलाज के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। और किस तरह का इलाज यहाँ पर संभव है, उसके बारे में भी तमाम जानकारी डॉक्टर पादा ने आपको दी है। डॉक्टर साहब, चूंकि कार्यक्रम का समय हो रहा है, लेकिन चलते चलते एक सवाल, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि आसानी से जो चीज़ हो जाए वो ज़्यादा बेस्ट है, तो आज की जनरेशन वैसे ही थोड़ी सी वो लाइफस्टाइल की वजह से हम कहें कि आलसी भी है, तो कुछ आसान चाहिए उनको, तो कुछ ईजी स्टेप उनके लिए है कि वो इस बीमारी से बच पाएँ? ईजी स्टेप यही है कि अपना डाइट बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी डाइट, वेट कंट्रोल में रखें।
वेट को कंट्रोल में रखेंगे, आपके जॉइंट्स कभी ख़राब नहीं होंगे। और जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस 10 मिनट ही सही, सुबह और शाम, चाहे आप सुबह उठते ही 10-15 मिनट कर लीजिए। अलग अलग तरह के अलग अलग जोड़ों की एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आप फिजियोथेरेपिस्ट से सीख सकते हैं या यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं। प्रॉपर है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार प्रॉपर सीख लें और उनको पार्ट ऑफ रूटीन बनाएं, वो आपने करना ही करना है। ये करेंगे और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, अगर अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी अगर किसी में फैमिली में आपके किसी मेंबर को है या वो आपको भी लग रहा है कि शायद होना जाए, तो उसका टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, यू कैन स्पेंड ए नॉर्मल लाइफ विद आर्थराइटिस, विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑल्सो, अगर आप उसका टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं। तो हर चीज़ का इलाज है, लेकिन उसके लिए आपको टाइमली कंसल्टेशन और टाइमली ट्रीटमेंट लेना है। और हाँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नौबत ही ना पहुँचे कि आप हमारे तक आए, हम भी थोड़ा आराम कर लें, तो आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आर्थराइटिस से ज़रूर अपने आप को और अपनों को ज़रूर बचाएं। इससे बढ़िया मैसेज और नहीं हो सकता, वो भी एक डॉक्टर आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखें। इसी के साथ जेके अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।